बात कर रहे थे बॉन्ड्स पे, और इसमें से आयोनिक बॉन्ड पे हम डिस्कशन कर चुके थे। तो नेक्स्ट लिख लो आप कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड डिफाइन कर लो इसको भी। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, a bond which is formed by the mutual sharing of electrons between the atoms। मिनिमम दो, तो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अब हमारा फोकस होगा ये म्यूचुअल शेयरिंग वाली बात पर, ये इस पे हमारा फोकस होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव था जी, CSS 2022, CSS 2022 ये भी ऑब्जेक्टिव था। अगर आपको पेपर देखो तो उसने पूछा था बॉन्ड विच इज फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, नन, ये ऑप्शंस थे। ठीक है, तो ये हम इसकी बात कर रहे हैं म्यूचुअल शेयरिंग वाली, कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब म्यूचुअल शेयरिंग से क्या मुराद है, तो इसकी मिसालें ले लेते हैं, एक्सप्लेनेशन में चलते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन में चलते हैं जी। एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। अच्छा, एक चीज का ख्याल करो, आपने ये नहीं परेशान होना कि पता नहीं हमें इतने एटॉमिक नंबर याद करने पड़ जाएंगे ना, इतने हम नहीं याद कर सकते भाई। दो तो टॉपिक है केमिस्ट्री के, तो हम पूरा पीरियोडिक टेबल तो नहीं याद कर सकते ना। कॉमन कॉमन आने चाहिए आपको। मसलन पहले मैंने मिसाल दी, टेबल साल्ट कॉमन चीज थी, उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए आपको। कॉमन कॉमन जो गैसेस हैं उनके भी एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए। कॉमन गैसेस, कॉमन में क्या, मसलन ऑक्सीजन एक कॉमन गैस है ना, ऑक्सीजन कॉमन गैस, उसके एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। कहते हो ना हवा में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, कॉमन चीज है ना। तो ऑक्सीजन का लिख ले, मैं सारे लिखवा देता हूँ एक दफा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है जी 8, लिखो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। नाइट्रोजन का भी लिख लो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। हाइड्रोजन भी लिख लो, हाइड्रोजन भी कॉमन गैस है ना, हाइड्रोजन भी एक कॉमन गैस है, उसका भी लिख लो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। अब आप एटॉमिक नंबर समझते हो हैं? एटॉमिक नंबर का तो मैंने पहले बताया हुआ ना, किसको कह रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो हाइड्रोजन का 1। कार्बन का भी लिख लो, वो भी कॉमन चीज है। कार्बन, उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, लिख लिए। मतलब मेरे कहने का ये कॉमन कॉमन आपको आने चाहिए, ये एटॉमिक नंबर्स। तो अब वापस आओ जी कोवेलेंट बॉन्ड पे।
हमने हाईलाइट किया म्यूचुअल शेयरिंग को, तो इसको समझते हैं नजर। एग्जाम्पल देता हूं मैं, हाइड्रोजन की एग्जाम्पल ले लें। हाइड्रोजन गैस की एग्जाम्पल ले लें भाई। H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, डाई एटॉमिक फॉर्म में। H2, दो हाइड्रोजन के एटम, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है ना, ये भी हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर आप समझते हो ना? एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यही पढ़ते आ रहे हैं बार बार, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये जी है। पहले भी पिछली किसी क्लास में एक लड़की मुझे पूछ रही थी, सर 2 = 1 किस तरह होता है, हैं? और 2 नहीं है, ये जी है ना, जी से एटॉमिक नंबर को जाहिर करते हैं। ठीक है, अच्छा, एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर 1 होने का मतलब है प्रोटॉन 1 है। प्रोटॉन 1 तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होने चाहिए। तो बनाते हैं एटम, सेंटर में न्यूक्लियस रखता है, उसके बाहर ऐसे ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, और इधर भी सेंटर में न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, उसके बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन, ये। ठीक है, अब हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और बॉन्ड का काम है जोड़ना। बॉन्ड का काम है जोड़ना। और हमने कहा था बॉन्ड बनाते ही क्योंकि वो स्टेबिलिटी चाहते हैं ना, स्टेबिलिटी चाहते हैं। और स्टेबिलिटी किससे मिलती है? ऑक्टेट। ये बात कर रहे थे हम बार बार, ऑक्टेट, 8 का असूल। जनरली तो यही चलता है, 8 का असूल, ऑक्टेट स्टेबिलिटी की। लेकिन ये एक यूनिक मिसाल है ना। किस तरह यूनिक है? जिसमें पहला शेल ही आखिरी शेल है। तो हमें तो पता है, पहले पढ़ के आए 2n² के मुताबिक, तो पहले शेल में तो आते ही मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है ना। अभी इधर हम जबरदस्ती तो 8 नहीं ला सकते ना भाई। ये एक यूनिक मिसाल है जिसका पहला शेल ही आखिरी शेल है। तो पहले शेल में तो हमें पता है मैक्सिमम आते ही 2 हैं। तो एक इसका अपने है ना, एक इसका अपना है इस पहले वाले हाइड्रोजन का। तो इसको 2 चाहिए, एक इधर से ले लेना, दूसरे वाले हाइड्रोजन से कंप्लीटली ट्रांसफर करा ले, 2 हो जाएंगे। लेकिन क्या दूसरा हाइड्रोजन एटम इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा? वो नहीं देगा। क्यों भाई? वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे कंप्लीटली, तो खुद क्या करे? ये तो ठीक है, इसको अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे पहले वाले को, ये तो स्टेबल हो जाएगा, 2 पूरे हो गए। खुद क्या करे? वो डिस्ट्रॉय हो जाए। अब ये तो नहीं ना होता दूसरे को स्टेबल करते करते खुद डिस्ट्रॉय हो जाए। इसका मतलब है ये हाइड्रोजन एटम कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं करेगा। इसी तरह सेकंड वाले हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो पहले वाले से ये ले लेना, कंप्लीट ट्रांसफर करा ले। लेकिन पहले वाला भी कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं करेगा। क्यों? पहले वाला अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे दूसरे वाले को, तो खुद क्या करे? दूसरा तो स्टेबल हो जाएगा, तो खुद वो डिस्ट्रॉय हो जाए, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ, एक ऐसी सिचुएशन बन गई है, एक ऐसी मिसाल मैंने आपके सामने रख दी है जिसमें कोई एटम इस पर रजामंद नहीं है कि अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर करे। तो फिर इस सूरत में एक दरमियानी राह निकालते हैं। दरमियानी राह क्या है? आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। वो दरमियानी राह क्या है? आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। दरमियानी राह क्या है? आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। तो शेयरिंग, मैं इसको जरा शेयरिंग से, शेयरिंग असल में क्या है, मैं जरा और सादा जुबान में बोलूं शेयरिंग को। हाँ, देखना इधर जरा। एक इलेक्ट्रॉन पहले हाइड्रोजन एटम का अपना है, दूसरे वाला कंप्लीटली नहीं दे रहा था। इस इलेक्ट्रॉन का कुछ असर ये शेयर कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का असर शेयर नहीं करता, बल्कि पहले वाले एटम का जो न्यूक्लियस है ना, पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन का कुछ असर शेयर कर लेता है। एक अपना था, एक इसका असर शेयर किया, 2 हो गए। इसी तरह दूसरे वाले के पास एक इलेक्ट्रॉन अपना था, पहले वाले से कंप्लीटली ना मिला, तो इसका कुछ असर शेयर कर लेता है। इसको मैं कह रहा हूँ म्यूचुअल शेयरिंग। मैं आपको एक मिसाल और दूं जरा, ताकि ये म्यूचुअल शेयरिंग वाली बात वाजे हो जाए ना। एक मिसाल और लिख लो आप, वाटर मॉलिक्यूल की मिसाल देता हूं। वाटर मॉलिक्यूल H2O होता है। वाटर मॉलिक्यूल H2O, ये भी कॉमन एग्जांपल है ना। वाटर आप सब समझते हो ना, हैं? वाटर एक कॉमन एग्जांपल है भाई। वाटर एक कॉमन एग्जांपल है। तो H2O वाटर, H2O लिखते हैं। H2O क्या है जी? एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है,
हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, फिर हाइड्रोजन इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होने का मतलब है 8 प्रोटॉन है, प्रोटॉन 8 है तो इलेक्ट्रॉन भी 8 होने चाहिए। सेंटर में न्यूक्लियस, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट में होते तो 8 हैं, लेकिन हमारे पास बचते 6 ही हैं, और क्योंकि टोटल 8 है ना, ये बना दिए। और ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन भी है ना, तो एक हाइड्रोजन इधर रखता हूँ मैं, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को मैं H से जाहिर कर रहा हूँ ताकि आप डिस्टिंग्विश कर लें। तो इसका एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो हमने पहली एग्जांपल में पढ़ा था, हाइड्रोजन सेंटर में न्यूक्लियस, बाहर एक इलेक्ट्रॉन। ये अब देखो जी, ऑक्सीजन की आखिरी शेल में कितने, 6, ये देखो ना, 1 2 3 4 5 6, इसने 8 पूरे करने, एक इससे ले ले 7, एक इससे ले ले 8, लेकिन कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा, तो फिर बात शेयरिंग पर आ गई। तो 6 अपने थे, एक इधर शेयर करता है 7, एक इधर शेयर करता है 8, तो ये जो शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बन रहा है ना, इसी को तो मैं कह रहा हूँ कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। ये बात मैं कह रहा था ना, a bond which is formed by the mutual sharing of electrons। जहाँ कंप्लीट ट्रांसफरेंस नहीं हो रही होती तो वहां फिर म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं, वहां फिर ये म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं। बात समझियो, तो जिनका साइंस का बैकग्राउंड हो वो चाहें तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड वो भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके पास उधर इतना टाइम ही नहीं होता कि आप एक ही तो नहीं एक्सप्लेन करना होता ना, बाकियों को देखना है? बाकियों को भी देखना ना, आपने क्वेश्चन की टाइम मैनेजमेंट भी करनी होती है। आपको पता नहीं बताया गया है किसी ने या नहीं बताया, ये 2 पेपरों में तो मसला बनता ही बनता है टाइम मैनेजमेंट का है। सीएसएस में 2 पेपरों में तो हर एक को मसला बनता है, एक ऐसे में और दूसरा जीएसए में। तो हमने टाइम मैनेजमेंट भी करनी होती है ना। ऐसे में तो समझ आता है, उधर कहता होता है 2500 से 3000 वर्ड्स लिखो, वर्ड काउंट ज्यादा है तब मसला बनता है ना टाइम मैनेजमेंट का, वहां पे तो है। उधर तो मसला इसलिए बनता है। जीएसए में क्यों बनता है? क्योंकि जीएसए में एक सवाल के 4 हिस्से होते हैं, ए बी सी डी, और 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो सीएसएस में, तो आपके पास टाइम होता है ऑन द एवरेज 35 मिनट्स, 35 मिनट्स एवरेज टाइम होता है। और 35 को आप जरा 4 से डिवाइड करो ना, 8 पॉइंट समथिंग, समथिंग को छोड़ें, आप सिर्फ 8 मिनट की बात करें, हैं? ये यानी आपके पास 8 मिनट है, 8 मिनट में सवाल भी पूरा करना है ना, 8 मिनट में सवाल भी पूरा करना है। इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो ना आप कहें बस इस पे नॉलेज है, एक पे लिखते रहे तो बाकी फिर रह जाएगा अल्टीमेटली पेपर आपका। तो हमने उस हिसाब से चलना होता है ना कि 8 मिनट 5 नंबर का सवाल और 8 मिनट, क्योंकि जीएसए में एक सवाल के 4 से, मैथ वाले पोर्शन में भी ऐसे ही है, साइंस में भी इस तरह ही, मैथ में भी इस तरह ही। ठीक है, तो इसलिए कह रहा था कि इस हिसाब से एग्जांपल्स एक्सप्लेन करनी है कि आप कंप्लीट भी कर सके ना। 8 मिनट के हिसाब से चलना होता है, हमने मैथ में भी ऐसे ही और साइंस में भी। अच्छा, अगला एक और बांड लिखो जी। बांड से हम पढ़ रहे हैं यानी पार्टिकल्स को हम जोड़ना चाहते हैं, पार्टिकल्स को जोड़ के चूंकि हम मटेरियल की शक्ल इख्तियार करवाना चाहते हैं, मटेरियल्स के साथ हम डेली लाइफ में डील कर सकते हैं इजीली, इसलिए चल रहे। एक और लिखो जी, मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। फिर नाम से शुरू करो, नाम इसका मेटालिक, मेटल से निकला हुआ है ना, तो मेटल क्या होती है पहले तो ये पता होना चाहिए ना। फिर हाँ भाई, समझ आ रही है या ऊपर से जा रही है? हैं? पहले इतनी छोटी सी तो क्लास है 20 स्टूडेंट की, ये आप मेरे पास फिजिकली होते तो मैं आपको इधर वो आपने गिर्द बिठा के ना तो सिर्फ कॉपी पर ही समझा देता, बोर्ड पे यूज ही ना करता है। इतनी छोटी क्लास। तो मेटालिक मेटल से निकले, तो मेटल से शुरू करते, फिर मेटल से शुरू करते हैं। मेटल के बारे में लिखे ना,
A material having abundance of free electron. A material having abundance of free electron. A material having abundance of free electrons. ऐसे मटेरियल जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कसरत होती है, ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कसरत होती है. अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं देखना बोर्ड पे. हमने एटम पढ़ा है ना अभी, सेंटर में न्यूक्लियस, बाहर ऐसे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. ये तो बाउंड इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस ने बाउंड करके रखे हैं ना, अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, इनके दरमियान अट्रैक्शन है. जब हम हीट कर लें इसको तो इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर चला जाता है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है ना. जो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से आजाद, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से आजाद, उसको कह रहा हूँ फ्री इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो मैंने लिखवाया है a material having abundance of free electron. A material having abundance of free electron, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कसरत हो, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कसरत हो, ऐसे मटेरियल को हम मेटल कहते हैं. और फ्री इलेक्ट्रॉन हम समझते हैं. ठीक हो गया. मिसालें लिख लें इसकी. फॉर एग्जाम्पल आयरन, बहुत सारी मिसालें, लेकिन वो मिसालें दे रहा हूँ ना जो साइंस वाले और आर्ट्स वाले इक्वली समझते हो. आयरन आप सबको पता है ना, आयरन मेटल है. सिल्वर, ये भी आप सबको पता है सिल्वर के बारे में, सिल्वर मेटल है. कॉपर, ये तारे वगैरह घरों में जो कॉपर मेटल है. तो ये मैं कह रहा हूँ. एंड नॉर्मली मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नॉर्मली atoms are the good conductors of electricity. Atoms are the good conductors of electricity. लिख लिया. तो ये हम सिर्फ मेटल पे बात कर रहे थे. अब हम तो पढ़ तो बांट रहे हैं ना, अब बांड पे बात करेंगे. तो लिखें मेटालिक बांड क्या होता है. A bond which is formed a bond between free electron and the positively charged metal ions. That bond is called metallic bond. That bond is called metallic bond. लिख लिया जी. Bond which is formed between free electron and the positively charged metal ions. तो अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन का हमें पहले ही पता है, अभी डिबेट कर दी मैंने, तो एक्सप्लेनेशन देते हैं ना इस बॉन्ड की भी.
इसकी एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले आप मेटल्स पर बात कर लेना, जो मैं पहले ही कर चुका हूँ इसके नाम पे ही है। फिर मिसालें वगैरह दे देना जी, एग्जांपल्स इसकी। फिर अपनी मर्जी से कोई एक मेटल कंसीडर कर लो, मेटल कोई एक टुकड़ा मेटल का कंसीडर कर लो अपनी मर्जी से। ये मेटल का कोई टुकड़ा है, लेट्स से आयरन है, सिल्वर है, कोई भी हो ना, और इसके अंदर इतना बड़ा टुकड़ा है, इसके अंदर तो लातादाद एटम्स होंगे ना, मैं इतने तो नहीं बना सकता, चांद बना देता हूँ। एटम्स का अब हमें पता है किस तरह की चीज है, पार्टिकल और शक्ल इस तरह की होती है। सेंटर में न्यूक्लियस, बाहर ऐसे ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इधर सेंटर में न्यूक्लियस, बाहर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तीन मैंने एटम्स कंसीडर कर लिए। अब ये मसलन आयरन ही है या कोई भी मेटल है, तो हम एटम्स तो वाइब्रेट करेंगे ना, इसकी वाइब्रेशन होगी। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, एटम्स वाइब्रेटिंग होते हैं मुसलसल सॉलिड में भी ना। जिस वो पॉइंट जब मैं पहले टॉपिक में पढ़ा रहा था आपको, एटम्स आर इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन, याद है? और जिस पे मैंने इकबाल साहब का शेर भी सुनाया था आपको, तड़प रहा है हर जर्रा कायनात है। तो इसका मतलब ये है कि एटम्स तो वाइब्रेटिंग है, वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन की वजह से तो ये टकराएंगे आपस में, कोलिजन होगा। कोलिजन, कोलिजन की वजह से तो फ्रिक्शन होती है, कोलिजन की वजह से तो फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से तो हीट प्रोड्यूस होती है ना, फ्रिक्शन से तो हीट प्रोड्यूस होती है। फ्रिक्शन से तो हीट प्रोड्यूस होती है। और हीट क्या है? हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी ना। व्हाट इज हीट? हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी काफी होती है कि इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर करे। ये आके फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया ना, इलेक्ट्रॉन जब निकल गया एटम से तो वे फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए, ये इस एनर्जी की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है वहां पे चार्ज कौन सा आता है? पॉजिटिव। थोड़ी देर पहले बात की थी ना, इलेक्ट्रॉन जब एटम लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए, तो प्रोटॉन का चार्ज तो पॉजिटिव है। तो क्या ये सिर्फ एक एटम में हुआ होगा? साथ नेबरिंग एटम में भी तो ऐसा हुआ होगा ना, इधर भी पॉजिटिव चार्ज आया होगा। तो ये नेगेटिव है, और ये जो रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिवली चार्ज एटम इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है ना, पॉजिटिवली चार्ज आयन, सॉरी नॉट एटम, पॉजिटिवली चार्ज आयन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं ना, क्योंकि अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर ना, पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होती है ना। तो ये जो अट्रैक्शन डेवलप हो गई है ना फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज आयन में, इसको तो कह रहे हैं हम मेटालिक बॉन्ड, यही तो लिखा है ऊपर, a bond which is formed between free electron and the positively charged metal ions। बात समझो? नेक्स्ट लिखो another type। अच्छा, अगला बॉन्ड पढ़ाने से पहले मैं एक कॉमन मिस्टेक आपको बता दूं है, बॉन्डिंग में अक्सर वो स्टूडेंट्स मिस्टेक कर लेते हैं उसकी, वो मैं पहले मिस्टेक पॉइंट आउट कर देता हूँ आप हैं। अ कॉमन मिस्टेक इन बॉन्डिंग, वो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, बॉन्ड नहीं पढ़ा रहा, अभी अगली टाइप नहीं पढ़ा रहा। वो मिस्टेक ये होती है ना, वाटर की मिसाल तकरीबन जितनी किताबें अवेलेबल है ना, हर राइटर ने वाटर की मिसाल दी हुई होती है। वाटर कॉमन चीज है ना, तो H2O है, अभी हमने पढ़ा भी है। तो वाटर के मालिक्यूल पे जब भी उसका मालिक्यूल बनाओगे ना, मालिक्यूल आप समझते हो एटम्स जुड़े हुए हैं तो मालिक्यूल होता है, तो ऐसे ना बनाना कभी भी, हमेशा वाटर का मालिक्यूल ऐसे टेढ़ा बनाना, ये तो ये इस तरह बनाओगे तो गलत होगा, इस तरह हमेशा टेढ़ा बनाना है वाटर का मालिक्यूल। ठीक है, ये नोटेबल पॉइंट करके लिख लो। तो इसको सवाल बना लो आप ताकि जरा याद रह जाए आपको, वाई वाटर मालिक्यूल इज एंगुलर, वाटर का मालिक्यूल टेढ़ा क्यों होता है, लिख लो।
Why water molecule is angular in structure? 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 लिख लिए? आप इसका आंसर लिख लें, फिर मैं समझा देता हूँ। ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। ड्यू टू लोन पेयर, LONE, लोन लिखना, कर्जे वाला लोन ना लिख देना। ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, LONE लोन है, 2 मरतबा लिखना, लोन पेयर 2 मरतबा। ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। लिख लिए जी, मैं समझाना शुरू करूं? अब लोन पेयर को पहले जरा हाईलाइट करो। टर्म आ गई ना लोन पेयर, तो लोन पेयर टर्म की समझ आएगी तो आंसर समझ आ जाएगा। तो व्हाट इज लोन पेयर? पहले लोन पेयर को लिखो जी, फिर मैं समझाता हूँ। लोन पेयर, इट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in the outermost shell, a pair of electron present in the outermost shell which does not take part in bonding, which does not take part in bonding. A pair of electron present in the outermost shell which does not take part in bonding. हाँ जी, वॉइस सबको आ रही है या मसला है? हाँ जी, बाकी लोग बताएं जरा, क्लास बाकी बताए। आवाज आ रही है प्रॉपर या मसला है? बाकी सबको तो फिर क्लियर है जी। इरा फारूक, आप फिर अपनी साइड पे चेक करो। हैं? आप अपनी साइड पे कनेक्शंस चेक करो ना, या कनेक्शंस में मसला है या कानों में मसला है। कोई एक मसला आइडेंटिफाई करो। तो मैंने आपको ये कहा है कि लोन पेयर, इट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in the outermost shell which does not take part in bonding. अगर लिख लिया तो मैं समझाना शुरू करूं जी।
चैलेंज। तो अब इसको समझ लेते हैं। यही जो बात मैंने लिखवाई है, वाटर मॉलिक्यूल की बात हो रही है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल होता है H2O, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, हाइड्रोजन का 1, इसका भी 1। सेंटर में न्यूक्लियस ऑक्सीजन के बाहर ऐसे पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 6 होते हैं। 6 और 2 8 हो गए। 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के सेंटर में न्यूक्लियस बाहर 1 इलेक्ट्रॉन, इधर भी हाइड्रोजन के सेंटर में न्यूक्लियस बाहर 1 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन देखो, इसकी आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 8 पूरे करने ऑक्टेट स्टेबिलिटी के लिए। एक इधर शेयर करता था 7, एक इधर शेयर करता था 8। तो ये जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते थे, सेकंड टाइप में मैं पढ़ा के आया हूँ। ये देखो ना, 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। 4 की वजह से 2 पेयर बनते हैं ना, तो ये एक भी लोन पेयर हुआ, दूसरा भी लोन पेयर हुआ। यही बात तो मैंने बोली है आपको, यही लिखवाई है। A pair of electron present in the outermost shell which does not take part in bonding. A pair of electron present in the outermost shell which does not take part in bonding. ये बात हम कह रहे थे ना। तो ये देखें ना, 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में से नहीं ले रहे, ये लोन पेयर कहलाते हैं। तो ऑक्सीजन में असल में ये ऑक्सीजन के ऐसे शुरू में तो सीधी थी स्ट्रक्चर, ये ऐसे लोन पेयर किताब में ऐसे शो किए होंगे डॉट्स की मदद से। ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर अब हम समझते हैं, वो मैंने सामने कॉन्सेप्ट बताया ना। तो पहले तो ये सीधी थी स्ट्रक्चर, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हो वो भी दूसरे को रिपेल करता है। ये तो 4 हैं, स्ट्रांगली रिपेल करेंगे। जब स्ट्रांगली रिपेल करते हैं तो पुश पड़ता है, पुश की वजह से ये बॉन्ड टेढ़े हो जाते हैं। तो नतीजतन वाटर की मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर हमेशा टेढ़ी बनाई जाती है इस तरह, क्योंकि ये लोन पे रिपेल करता है ना इलेक्ट्रॉन्स को। रिपल्शन की वजह से पुश लगेगा तो बॉन्ड सीधे नहीं रहेंगे, टेढ़े बनेंगे। इसलिए जब भी आप वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे किताब में, या आप बनाएंगे, एग्जांपल देने लगेंगे, तो हमेशा ऐसे टेढ़ी बनाना, ऐसे कभी नहीं, ऐसे बनाना। तो वजह आपको मालूम है वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर टेढ़ी क्यों होती है, वाटर मॉलिक्यूल टेढ़ा क्यों होता है। इसको पोलियो हुआ होता है ना, है? समझ गए? आप वाटर मॉलिक्यूल की गलती ना करना डायरेक्ट, जब जब भी एग्जांपल देने लगो तो। नेक्स्ट, अगला बॉन्ड लिखो जी। एक और बॉन्ड है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छा, इससे रिलेटेड पास पेपर्स में जो सवाल आया लिख लो आप। CSS 19, CSS 19, CSS 19 क्वेश्चन चेक कर लेना, पहला ये दूसरा है। पूछा हुआ था, सवाल लिख लो। Why do atoms form chemical bond? Why do atoms form chemical bond? Why do atoms form chemical bond? Explain any 3 types. Why do atoms form chemical bond? Explain any 3 types. लिख लिए?
तो ये आप समझते हैं कि बॉन्ड क्यों बनाते हैं एटम्स, और फिर कोई से 3 बॉन्ड एक्सप्लेन कर लो बस। ये सीएसएस के पेपर से मिसाल दी है मैंने। अच्छा जी, अब हम हाइड्रोजन बॉन्ड इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। ये इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है, मॉलिक्यूलर बॉन्ड which is formed which is formed between hydrogen atom molecule and the most electronegative atom of other molecule. चलो जी, एन इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड ये बोला है ना, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, ये बात आपको नई नहीं लगनी चाहिए। इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलों के दरमियान, मैंने कहा है कम से कम 2 इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है, तो दो मॉलिक्यूल कम से कम। और हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हो तो नाम से एक लाजमी होना चाहिए, एक हाइड्रोजन एटम लाजमी होना चाहिए। ठीक है, हेलो, हाँ जी। अच्छा जी, मॉलिक्यूलों के दरमियान, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड मॉलिक्यूलों के दरमियान कम से कम 2 मॉलिक्यूल और एक नाम से जरा हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, एक हाइड्रोजन आइटम होना ही चाहिए लाजमी। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन से पहले हमें ये इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्म समझ आ जाए ना। तो ये तो निकली हुई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, तो पहले फिर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख लो, इसको समझ लेते हैं, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव टर्म समझ आ जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से निकलेगी। तो लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में लिखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Electronegativity, it is the capacity of an atom. It is the capacity of an atom to attract the shared pair of electrons, to attract the shared pair of electrons towards itself. Capacity of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself. लिख लिए? अब इसको जरा समझ लो, मतलब क्या, वही वाटर मॉलिक्यूल पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझा रहे हैं हम। अभी कहते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसका एटॉमिक नंबर 8 था ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, पहले में 2 थे, दूसरे में 8, सॉरी 6, टोटल 8 है ना ये। और इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच थे। ये बार बार मैं मिसालें दे चुका हूँ। हाइड्रोजन इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इधर भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन,
तो हम कहते थे 6 तो 8 पूरे करता था, ऑक्सीजन एक इधर शेयर करता था। तो ये शेयरिंग की वजह से बना था कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो जिधर शेयरिंग हुई है ना, ये जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ मैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर से ये मुराद है, मैं कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। शेयर्ड पेयर ये है ना जहाँ पे शेयरिंग हुई है। और शेयरिंग का ये मतलब नहीं है यहाँ पर कि 50-50% शेयरिंग, नो, नॉट एट ऑल। यहाँ ऑक्सीजन ने इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ शेयर किया हुआ है, हाइड्रोजन ने कम शेयर किया हुआ है। तो मैं बोलूंगा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मैं बोलूंगा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन ने ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा अपनी तरफ शेयर किया हुआ है ना। मैं इसको आपके सामने पैरेलल डायग्राम बनाऊं तो ये ऐसे है ना, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसने असर शेयर किया तो नेगेटिव, लेकिन फुल नेगेटिव नहीं, पार्शियल नेगेटिव। ये वाला साइन इस्तेमाल करते हैं। पार्शियल का मतलब है जुजवी तौर पर, जुजवी तौर पर। और जहां से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए गए वहां पॉजिटिव चार्ज, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्रिंग्स पॉजिटिव चार्ज। मुकम्मल तौर पे तो नहीं लिए, फुल पॉजिटिव लिए, पार्शियल पॉजिटिव। सेम इज द केस विद दिस वन, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ये आगे पार्शियल नेगेटिव, ये आगे पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है। ठीक हो गया। और पीरियोडिक टेबल में होता इस तरह के, पीरियोडिक टेबल में जो राइट राइट साइड वाले एलिमेंट्स हैं ना, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। पीरियोडिक टेबल में राइट साइड वाले एलिमेंट्स हैं ना, ये लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। आप लिख लें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस along the period in the periodic table. Electronegativity increases along the period, along the period. Electronegativity increases along the period in the periodic table. Period mean ये left to right rows यानी। और ऑक्सीजन आप देखना, गूगल करके भी देख लो, पीरियोडिक टेबल राइट राइट साइड पे नजर आएगा आपको ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको राइट साइड पर नजर आएगा भाई। तो राइट साइड वालों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है। ठीक हो गया जी। तो मेरे कहने का मतलब ये, आइंदा आपको किताब में ये नजर आए ना पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, फौरन समझ जाना ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। यानी शेयरिंग जब हुई, शेयरिंग में जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन ज्यादा अपनी तरफ शेयर किए हैं उस पर पार्शियल नेगेटिव, जिसने कम शेयर किए उस पर पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है। अब हम आसानी से समझ सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ। तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन इधर लिखता हूँ। तो कम से कम दो मालिक्यूल, एक वाटर मालिक्यूल में ये कंसीडर करता हूँ, दूसरा ये H2। तो वाटर का मालिक्यूल हमें पता है ना टेढ़ा होता है। अब आपको पता है वजह कि क्यों टेढ़ा है। और इधर हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है। और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव। एक मालिक्यूल का हाइड्रोजन एटम, एक मालिक्यूल का हाइड्रोजन एटम ये, और दूसरे का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनके दरमियान ये जो अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है ना, ये इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको मैंने डॉटेड लाइन से जाहिर किया है।
एन इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड कम से कम 2 मॉलिक्यूल between hydrogen atom of one molecule and the most electronegative atom of the other molecule. देखो ना, जिसको डॉटेड लाइन से जाहिर किया, ये जो सॉलिड लाइन से जाहिर किया ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, पहले हम पढ़ के आए थे सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड में। ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, सेकंड टाइप में पढ़ा है हम, ठीक है। तो ये जो है ना, ये असल में डॉटेड लाइन वाला ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। आप चाहें तो एक मिसाल और ले लें जी, मैं इधर रख लेता हूँ वाटर मॉलिक्यूल और पार्शियल पॉजिटिव। आप समझते हैं हम पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आता है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव में फिर अट्रैक्शन अगेन इट इज हाइड्रोजन, ये बात मैं कह रहा हूँ। ठीक हो गया? बात समझो। नेक्स्ट लिख लो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी लिख लो। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड टाइप है ना, कोवेलेंट बॉन्ड की सब टाइप है, तो नाम से जाना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की सब टाइप है ना। तो जो ही कोवेलेंट बॉन्ड का नाम आता है तो हम समझ जाते हैं ये तो शेयरिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्ड में तो शेयरिंग है, तो इसमें इट मीन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में भी होगी शेयरिंग ही होगी, उधर भी शेयरिंग ही, ठीक है। अच्छा, अब इसमें शेयरिंग किस तरह से होती है लिख लो आप। इसमें शेयरिंग किस तरह से होती है लिख लो। A bond which is formed by the donation of lone pair of electron from one atom to another atom. लोन पेयर, इसमें असल में डिस्कशन ही सारी ये करनी होती है लोन पेयर पर। यानी फर्क ये है, कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों तरफ से शेयरिंग होती थी, इधर किसी एक की तरफ से शेयरिंग हो रही होती, इधर किसी एक की तरफ से शेयरिंग हो रही होती है। जो शेयरिंग डोनेट करता है उसको डोनर कहते हैं, जो एक्सेप्ट करता है एक्सेप्टर कहते हैं, ठीक है। तो लोन पेयर आइडेंटिफाई करना असल में इसकी डिस्कशन होती है, एक्सप्लेनेशन होती है। तो लोन, बल्कि लोन पेयर तो मैं डिबेट कर चुका हूँ पहले, वो तो दोबारा ना करूँ ना, है लोन पेयर पे तो मैं ऑलरेडी डिबेट कर चुका हूँ ना। वो जो बॉन्ड से हट के एक चीज अलग पढ़ा रहा था मैं, समझते हो ना लोन पेयर अब। ठीक है, तो इसकी डिस्कशन करनी ये होती है लोन पेयर इसमें है या नहीं, ये आइडेंटिफाई करना होता है। मिसाल इसकी आप लिख लें, कॉमन एग्जांपल उस तरह तो नहीं है जैसे हम कभी वाटर कहते हैं कभी नमक कहते हैं, उस तरह तो नहीं है, लेकिन लिख लो एमोनिया NH3 एमोनिया और BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। तो एमोनिया जो है ना, इसके नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये असल में डोनेट कर रहा होता है बोरान को, इनके दरमियान जो बॉन्ड डेवलप होता है उसको हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और किस तरह एक लोन पेयर आप चेक कर लेना, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर मैंने बताया हुआ 7 है, हाइड्रोजन है हर एक हाइड्रोजन का 1 1 होता है ना, 3 हाइड्रोजन है हर एक का 1 1। तो जरा एटम की स्ट्रक्चर बनाओ, बार बार बनाते आ रहे हैं, पहले ऑर्बिट में 2 होते हैं, दूसरे में होते तो 8 हैं, लेकिन हमारे पास इधर बचते और 5 ही हैं। ये 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 1 है, बार बार मिसालें दे आया हूं मैं। ये
तो 8 पूरे करने इसने, 5 इसके अपने थे, एक इधर शेयर करता है 6, एक इधर शेयर करता है 7, एक इधर शेयर करता है 8। तो देखो ना, एक लोन पेयर बच रहे हैं ना। लोन पेयर इसी को कह रहे थे ना थोड़ी देर पहले हम डिटेल में डिस्कशन करके। तो ये मैं कह रहा हूँ, एक लोन पेयर जो इसका है ये डोनेट करता है बुरान को, तीन के दरमियान जो बॉन्ड डेवलप हो उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कवर। चलो जी, बस अपने पास लिखो एक लिख ले, अगली क्लास में मुझे याद कराना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टॉपिक नहीं पढ़ा, वो पढ़ा के फिर मैं आगे चलूँ है। ये मुझे याद कराना अगली क्लास में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिख लो अपने पास। ये पढ़ के फिर अगले एरिया पे चल रहे हो हम, ठीक है। ओके जी, होप सो चीजें समझ आई होंगी।